नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की प्रीमियर लीग 2025 के भव्य समापन कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि खेलों से जुड़कर युवा अपने जीवन में अनुशासन और टीम वर्क भी ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियान देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी यह पूरे तरीके से साफ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में 23 खेल की अकेडमियां उनकी स्थापना जो है वो की जाएगी, और वह जहां हर साल 920 एथलीट्सों को प्रशिक्षण मिलेगा। तो वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स के लिए कॉलेज बनेगा। बताते चले कि स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान के तहत लगातार उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का केंद्र बन जाएगा, और जहां पर खिलाड़ियों को 4% खेल कोटा मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि उन्हें खेल रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा, और साथ ही साथ हिमालय खेल रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को विकल्प सहित संकल्प को सफलता का मंत्र जो है बताया है, और जहां उनकी ओर से विजेता टीम को बधाई भी दी गई। तो आपको बता दें, खेल अकेडमी और नए विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सरकार पूरे तरीके से अब इस विषय पर जोर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि बीते कल की बात की जाए तो उत्तराखंड में प्रीमियर लीग का समापन कार्यक्रम हुआ, और जहां पर विजेता जो टीम थी उनको बधाई भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई, जहां उनकी ओर से शिरकत करते हुए तमाम अपने विचार भी रखे गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार निरंतर खेल की प्रतियोगिताओं को लेकर अब सजग नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2 साल के बाद सर्किल रेट में 9 से 22% तक की वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि तेजी से हो रहे निर्माण और जमीन की खरीद फरोख्त को देखते हुए यह बढ़ोतरी की गई, और इससे अब जमीन खरीदना बहुमंजिला आवासीय भवनों में घर और अब व्यवसायिक भवनों को भी दुकानों में महंगी हो जाएंगी। और जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं, खासकर कि उन क्षेत्रों में जहां पर बड़ी परियोजनाएं और आवासीय भवन के निर्माण हो रहे हैं, वहां सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। बताते चलें कि देहरादून के जिला प्रशासन ने नए रेट रविवार को जारी कर 5 अक्टूबर से लागू कर दिए हैं, और जिसमें कि इससे जमीनों और आवासीय फ्लैटों को रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। तो वहीं वित्त सचिव दिलीप जवालकर ने नए सर्किल रेट लागू करने की भी पुष्टि की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हाल ही में उधम सिंह नगर के जशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। बताते चले कि इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित ब्लॉक के पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया, और जहां मंत्री ने जशपुर स्वास्थ्य केंद्र के बेड संख्या को लेकर 30 से बढ़ाकर 50 करने की घोषणा की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करने का वादा उनकी ओर से किया गया है। उन्होंने बताया कि जसपुर के अस्पताल में अब सभी जांचें पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत भी उपलब्ध होंगी, और जिससे कि मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी। मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि पूरे प्रदेश भर में 280 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, और जिससे कि डॉक्टरों की कमी भी पूरे तरीके से समाप्त हो सकेगी। आप देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है, और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी, जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी, वो 2027 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे कोई 2025 में पास आउट होगा,
कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रही। मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में अब डॉक्टरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। और मैं एक काम जसपुर के लिए और कर रहा हूं कि जितने डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ अगर यहाँ आवास में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहे, तो उनके लिए हम अलग से जो है आवास की व्यवस्था भी यहाँ पे देना चाह रहे हैं। प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सवाल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एनसीआरबी के डाटा का हिसाब, पुलिस व्यवस्था पर, उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कांग्रेस ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में राज्य में 2023 के बाद 1209 बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वह गायब है और ऐसे में पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से यह भी आरोप लगाए गए हैं कि अपराधियों में शायद अब पुलिस का भी खौफ नहीं बचा है। एनसीआरबी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2023 से लेकर अब तक 1209 मासूम बच्चे यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो गायब हो चुके हैं और जो मिले हैं, जिनको परिजनों को सौंपा गया है, वो 235 या 234 बच्चे हैं। बाकी लगभग 800-900 बच्चों के करीब अभी भी लापता चल रहे हैं। क्या बीत रही होगी माँ बाप के सीने पर जिनका बच्चा अचानक गायब हो गया और उनकी आंखें पथरा गई हैं उसका इंतजार करते करते, बच्चा होकर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपराध का गढ़ बनते जा रहा है उत्तराखंड, पहले इसी एनसीआरबी ने, ये कांग्रेस का उपक्रम नहीं है, ये केंद्रीय उपक्रम है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इसने पहले कहा कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 पायदान पर है। अब इसी एनसीआरबी का कहना है कि 1209 बच्चे पिछले 1-1.5 साल में गायब हो गए उत्तराखंड से। तो कौन सा अपराध है जो यहाँ नहीं हो रहा है? और कहने को हमारी सरकार डबल इंजन की और प्रचंड बहुमत की सरकार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस ने अपने सत्यापन अभियान को लगातार तेज कर दिया है। बताते चले कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान के दौरान कुल 825 लोगों का सत्यापन किया गया और जहां किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 143 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने 83 पुलिस एक्ट के तहत चालाना कार्रवाई भी की है। तो वहीं आपको बता दें कि 14 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना वसूला गया और इसके अलावा 81 पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला गया। जहां इस अभियान के तहत 40 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने में लाकर उनसे पूछताछ की गई है ताकि क्षेत्र की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया जा सके। तो वहीं पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि यह अभियान न केवल अपराध नियंत्रण में मदद करेगा बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगा। जहां पुलिस ने जनता से सहयोग करने की अपील की है ताकि यह अभियान सफल हो सके और शहर को सुरक्षित बनाया जा सके। अब खबर हरिद्वार से है जहां गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल बिजली विभाग में बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपीसीएल मुख्यालय में कड़ी कार्रवाई करते हुए जेई और प्रभारी अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मुख्य अभियंता गढ़वाल की अध्यक्षता में विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति का भी गठन किया गया है। जहां यूपीसीएल के प्रबंध में निदेशक अनिल कुमार यादव का कहना है कि 2 दिन पहले ही बिजली घर के बाहर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था और जहां पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि फैक्ट्री के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी की जा रही थी। तो वहीं आपको बताते चले कि यूपीसीएल के मापक टीम ने मौके पर जांच की और मीटर में छेड़छाड़ की पुष्टि होने पर उसे सील कर दिया गया। इस मामले में अपनल कर्मचारी सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया गया है और जिसमें कि फैक्ट्री के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि स्मार्ट मीटर अपने आप में स्मार्ट होता है, अगर कोई भी उसके साथ छेड़खानी करेगा तो किस तरह की छेड़खानी की गई उस छेड़खानी का तुरंत के तुरंत जानकारी डिपार्टमेंट को हो जाती है। जैसे ही स्मार्ट मीटर को टच करने की कोशिश की कुछ लोगों ने हमारे सब स्टेशन पर लगे हुए मीटर को,
प्रयास किया है, कुछ से प्रयास किया है, जिस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। जैसे ही मीटर को उन्होंने टच किया तो मीटर ने उसमें अपना बता दिया कि किस फेज को क्यों टच किया गया और उसकी कवर को टच किया गया। तो वो डर करके भागे और डर के भागने पर पुलिस, क्योंकि हमारे परिसर से लगी हुई क्षेत्र में ही पुलिस रहती है, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पता लगाया गया, मालूम पड़ा कि वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसको मीटर को छेड़खानी कर दें, लेकिन छेड़खानी में सफल नहीं हो पाए। फिर भी एहतियात के तौर पर हम समस्त जितने भी मीटर से संबंधित है वो मीटर प्लस कंज्यूमर इनके जो मीटर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीटर है उसकी भी, दोनों की मीटर को सील कर दिया गया है और उसको एनएबीएल एक्रेडिशन लैब में उसे भेजा जा चुका है। एनएबीएल एक्रेडिशन का बता दूं कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो लैब वर्क करती है, उस लैब में हम लोग उसको टेस्ट करा करके वस्तुस्थिति पता लगाएंगे कि आखिरकार क्यों प्रयास किया गया और क्या प्रयास किया गया। हालांकि कुछ भी ऐसा उसमें जो प्रथम दृष्टया आ रहा है कि कोई चोरी जैसा एफर्ट संभव ही नहीं हो पाया। इसलिए संभव नहीं हो पाया कि उसके सारे के सारे जो उतने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तुरंत वहां भी मालूम हो जाते हैं और हमारे कंट्रोल रूम में भी मालूम हो जाते हैं, तो वो असफल रहे अपने प्रयास में। प्रथम दृष्टया जो मालूम चला कि कुछ बाहरी तत्वों में आकर के वहां पर प्रयास किया था, उन तत्वों को पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे लाइनमैन को भी संलिप्तता नजर आ रही है। उस संलिप्तता को दूर करने के लिए एसएसओ की संलिप्तता नजर आ रही है, उसको जिससे उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। और भी आप कार्रवाई जो लोग भी उस पर संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि विस्तृत आख्या यहाँ के चीफ इंजीनियर और एक एसी और एक उप महाप्रबंधक फाइनेंस के माध्यम से जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको एक्शन किया। अब खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हाल ही में बड़ी संख्या में निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि इस कदम के तहत कुल 6 निरीक्षकों और 50 से अधिक उप निरीक्षकों के तबादले किए गए, जिसमें कि यह ट्रांसफर पुलिस विभाग में बेहतर कार्यप्रणाली और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो वहीं बताते चले कि ट्रांसफर सूची में शामिल अधिकारियों को विभिन्न थाना क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि कानून व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में सेना की कैंटीन में तैनात हवलदार रविंद्र कुमार नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि जानकारी के अनुसार आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ अनुचित व्यवहार किया और जिसकी शिकायत परिजनों ने थराली थाना क्षेत्र पुलिस को दी थी। आपको बताते चले कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74 और पोस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर लिया और जहां फिलहाल आरोपी से पूछताछ निरंतर जारी है, तो वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। अब खबर डोईवाला से है, जहां दुधली क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि सिमलास ग्रांच के गांव में एक ग्रामीण पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया और जिससे वह घायल हो गया। तो वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना लच्छीवाला वन रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी, जो तुरंत मौके पर पहुंचे और जहां इस घटना से गांव के लोग भयभीत हैं, तो वहीं अब उन्हें डर के साए में जीने को मजबूर वो पूरे तरीके से हैं। और जहां ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है, तो वहीं आपको बता दें कि वे गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की अपील कर रहे हैं, ताकि इलाके में फिर से ऐसी घटनाएं ना हो सके। तो वहीं वन विभाग से जल्द ही उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि ग्रामीणों की जान और संपत्ति सुरक्षित रह सके। और इसी बीच घायल युवक का इलाज चल रहा है, जहाँ आपको बता दें कि गाँव में चौकसी पूरे तरीके से बढ़ा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की गलत सिरप से हुई मौत के बाद अब हरिद्वार में भी औषधि विभाग ने बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि विभाग की टीम ने फार्मा कंपनी, मेडिकल स्टोर्स और प्रयोगशालाओं से 20 विभिन्न दवाओं के नमूने लिए हैं और जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। खासकर प्रतिबंधित खांसी की दवाओं की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव ने साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी
समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो वहीं औषधि विभाग ने जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को कोई संदिग्ध दवा दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना दे ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। वहीं इस पहल से बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और गलत दवाओं पर नियंत्रण पाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात कोटद्वार निवासी राइफलमैन सूरज सिंह नेगी को रविवार के दिन पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि शनिवार को उनका पार्थिव शरीर लालपुर कोटद्वार स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और जहां क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ में उन्हें वीर सपूत को नम आंखों से जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो वहीं आपको बताते चले कि कोटद्वार मुक्तिधाम में आयोजित अंतिम संस्कार में सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। सूरज के बलिदान से पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है, लेकिन साथ ही गर्व की भावना भी है और उतनी प्रबल है कि स्थानीय लोगों और परिजनों ने सूरज की बहादुरी और समर्पण को देशभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बताया। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां के चकलुवा इलाके में एक पेंट की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग इतनी तेजी से लगी कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पर मौजूद रहा। तो वहीं हालात पर लगातार नजर उनकी ओर से रखी गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना को जताया जा रहा है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने से दुकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। अब खबर देहरादून से है, जहां एक सरकारी स्कूल में शिक्षक पर पत्नी और परिजनों के नाम से 3 फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। बता दें कि ये कंपनियां 2021 में शुरू हुई थी और लोगों को ज्यादा ब्याज और मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाया गया और जहां समय पूरा होने पर रकम लौटाने से इनकार कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को 50 से अधिक पीड़ितों ने एसएसपी अजय सिंह से मिले और जहां न्याय की गुहार उनकी ओर से लगाई गई। तो वहीं आपको बता दें कि कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ी क्योंकि एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा तो दिलाया, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से धोखाधड़ी का मामला सामने आया उसके बाद लोगों की ओर से मांग की जा रही है कि इस मामले में इंसाफ मिले। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अराजकता बढ़ी है और आम लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर वे डीजीपी से भी मिलकर पीड़ितों की आवाज उठाएंगे और जहां पुलिस ने आरोपी शिक्षक को और कंपनी की जांच भी पूरे तरीके से शुरू कर दी है। एक बड़ा गंभीर मामला जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए के ठगी का मामला है। दून समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनी जो जगमोहन सिंह चौहान जो गजा टीरी के रहने वाले हैं और इन्होंने कंपनी अपनी पत्नी नीलम चौहान जिनको एमडी बनाया, आशा चौहान इनकी पुत्री जिसको डायरेक्टर बनाया, स्वयं ये अध्यापक है, सरकारी अध्यापक प्राइमरी स्कूल में, और इनकी लास्ट नियुक्ति जो है वो बैसगांव मसूरी के पास एक सहायक अध्यापक के रूप में है। इन्होंने इस कंपनी के नाम से कई ब्रांचेस खोली और पौड़ी में, टीरी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विकासनगर में, भानियावाला में, चंबा में, रानी पोखरी में, ऋषिकेश में, पटेल नगर, देहरादून में इन्होंने ब्रांचें खोली और ब्रांचें खोल करके इन्होंने अपने एजेंट्स बनाए। एजेंट्स नियुक्त करके इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जिसमें आरडी की, एफडी की, डेली करेक्शन की और सुकन्या प्लान ये इन्होंने जारी किए। इसके नाम पर एजेंट्स के माध्यम से लोगों से पैसे जमा करवाए और अब कुल राशि जो अंदाजा है करीब 50 करोड़ रुपए की राशि इनके पास जमा है। जब लोगों की मैच्योरिटी हो गई तो मैच्योरिटी का पैसा देने से इन्होंने हिचकिचाए और आनाकानी करने लगे। कई लोगों की मैच्योरिटी का समय जब काफी हो गया और लोगों ने दबाव बनाया
तो अब ये पता लगा कि ये लापता हो रखे हैं।